सबसे पहले हमारे सभी पत्रकार साथियों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि आज किसान भाइयों के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से आप लोग एक बहुत बड़े माध्यम बनने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष महोदय का, नेता प्रतिपक्ष जी का, सभी हमारे पदाधिकारियों का भी मैं स्वागत करता हूँ। एक्चुअली आज की जो किसान भाइयों के विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी ने पूरे प्रदेश में आयोजित किया, उसी कड़ी में मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ और इसमें सबसे पहले मैं दो पक्षों पे बात करना चाहूँगा। एक जो महत्वपूर्ण पक्ष है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, जो एक्ट पारित किए हैं, एक प्रोग्रेसिव फार्मिंग, एक प्रगतिशील कृषि के दृष्टिकोण से, उसके विषय पर मैं कुछ बातें रखूँगा। उसके अलावा राज्य की जो सरकार है वो किसान भाइयों के साथ किस तरह से छल कर रही है, धोखा कर रही है और चीज़ों को, मुद्दों को डाइवर्ट करने का दुष्प्रयास कर रही है, उस विषय पर भी मैं बात रखना चाहूँगा। जो मूल विषय है, आप सब लोग सुधी बुद्धिजीवी हैं और मेरे से ज़्यादा आप लोग खुद जानते हैं इस बात को कि इसी एक्ट हो या एपीएमसी एक्ट हो, वो देश में उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप लाए गए थे, उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप बनाए गए थे और वो परिस्थितियां थी कि देश अनाज के मामले में संपन्न नहीं था, हमको आयात करना पड़ता था, हम लोगों को पूरा अनाज हम जितनी ज़रूरत थी वो उत्पादित नहीं कर पाते थे। जरा सा सूखा पड़ गया, जरा सी बाढ़ आ गई तो चारों तरफ अनाज की कमी हो जाती थी और भूखमरी की स्थिति देश में निर्मित हो जाती थी। उन सब परिस्थितियों में एपीएमसी या एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में लाया गया था। लेकिन आज भारत के कृषि के संदर्भ में हम बात करें तो आज अन्न की कमी हमारी समस्या नहीं है, बल्कि हम अन्न उत्पादन के मामले में अतिशेष की स्थिति में हम जा चुके हैं। हम एक्स्ट्रा उत्पादन हमारे किसान भाई देश को उत्पादित करके दे रहे हैं और आज कृषि की मुख्य समस्या वो जो उत्पादन किसान भाई करता है अपने खून पसीने की कमाई से, उसका सही मूल्य कैसे दिलाया जा सके, उस उत्पादन का सही भंडारण, सही स्टोरेज कैसे किया जा सके और हमारे देश की खेती को निर्यात आधारित कैसे बनाया जा सके, वो एक मूल चुनौती आज हमारे देश के सामने, हमारे किसान भाइयों के दृष्टिकोण से भारतीय कृषि के लिए बनकर उभरी है। ऐसी स्थिति में आज हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि वैसे प्रोग्रेसिव स्टेप लें जिससे भारत की कृषि निर्यात आधारित बनकर किसान भाइयों के जीवन स्तर में बड़ा परिवर्तन ला सके। ये आज के समय की परिस्थितियों की जरूरत है। आज न्यूजीलैंड जैसे देशों को देखेंगे आप तो कृषि, डेयरी और टूरिज्म, एक तीन ही चीज़ों से पूरी इकॉनमी उनकी चल जाती है और वहाँ के किसान बहुत अधिक रेट में उनका फसल बिकता है। आज हम एमएसपी के लिए ही स्ट्रगल करते हुए हमारे देश में दिखाई देते हैं। इसलिए बड़े प्रोग्रेसिव स्टेप्स आज के कृषि के लिए बहुत जरूरी है। ये बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और दूसरा, कांग्रेस का इन एक्ट्स के प्रति जो दोगलापन है वो इस बात से दिखाई देता है कि 2019 के मैनिफेस्टो में, लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने खुद इन बातों का जिक्र किया है। स्वामीनाथन समिति के रिपोर्ट की बात करें या फार्मर कमीशन की बात करें, सभी में इसका जिक्र है। एनसीपी के शरद पवार जी खुद इसके संबंध में चिट्ठी लिख चुके हैं। 2010 में यूपीए सरकार के समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अध्यक्षता में कृषि उत्पादन समूह का गठन किया गया था, उसमें भी प्रकाश सिंह बादल जी भी उसमें सम्मिलित हुए थे। उस कमेटी ने भी इन बातों को सिफारिश की हुई है। लेकिन ये कांग्रेस का दोगलापन है कि आज किसानों के भले के लिए नहीं, गांधी परिवार की पारिवारिक राजनीति को जिंदा करने के लिए कांग्रेस इसमें राजनीति करने का प्रयास कर रही है। इस तरह की स्थितियां आज पूरे देश में निर्मित हुई हैं, जिसमें कांग्रेस को मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, किसान के हितों से कोई मतलब नहीं है, देश की प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर देश में कैसे स्थापित हो सके इससे कोई मतलब नहीं है और तरह तरह के अफवाह फैलाने का दुष्प्रयास कांग्रेस कर रही है, जो भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के विकास के लिए, किसान भाइयों के विकास के लिए अत्यंत दुर्भाग्यजनक विषय है। मैं कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि एनडीए गवर्नमेंट, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है उसमें किस तरह से पहले क्या स्थिति थी और अभी किस तरह सुधार हुए हैं, उसके बारे में कुछ डेटा मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहला बिंदु मैं बताना चाहूँगा, एग्रीकल्चर बजट की बात करना चाहूँगा। एग्रीकल्चर बजट 2020-21 के लिए 1,34,000 करोड़ रुपए का निर्धारित है।
2013-14 से इसकी तुलना करें हम कृषि बजट तो 6 गुना बढ़कर सामने है। धान की खरीदी की बात करूं मैं तो 20% बढ़ा है यूपीए सरकार के टाइम से। दलहन की खरीदी की मैं बात करूं मोदी जी के टाइम में 74 गुना खरीदी बढ़ी। तिलहन की खरीदी की बात करूं तो 5 से 6 गुना की वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की मैं बात करूं तो एक लगातार चलने वाली योजना है। कांग्रेस की नीति रहती है कि जब चुनाव आता है तो कर्ज माफी का ढिंढोरा पीटती है, गलत तरीके से झूठे डमरू बजाती है और एक बार ज्यादा से ज्यादा कर्ज माफी कर देती है। उसके बाद उसकी कृषि नीतियां ऐसी हैं कि चक्र चलता रहता है और किसान भाई फिर से कर्ज के बोझ में दब जाता है। ऐसी स्थिति है। जबकि मोदी जी की जो किसान सम्मान निधि है वो लगातार चलने वाली योजना है। हर साल उनको लगातार किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। किसान सम्मान निधि के तहत अभी तक 10 करोड़ 59 लाख किसान भाइयों को 95,979 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है और यह लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया है, जिससे आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में लगातार किसान भाइयों को और भी किसान सम्मान निधि के तहत राशि मिलती रहेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करूं, क्रॉप इंश्योरेंस को, फसल बीमा को कांग्रेस के समय में बिल्कुल इग्नोर करके रखा गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी जी लाए हैं और उसके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि 17,450 करोड़ रुपए का किसान भाइयों से प्रीमियम जमा हुआ है। उसके कंपैरिजन में 87,000 करोड़ रुपए का दवा भुगतान मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। कृषि ऋण की मैं बात करूं तो किसान भाइयों के लिए, खेती के लिए जो ऋण है उसकी व्यवस्था को मजबूत बनाया गया है और 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपए कृषि ऋण के रूप में मात्र उपलब्ध हो पाता था। आज किसान भाइयों को खुलकर सरकार की नीति है कि उनको खेती के लिए अधिकाधिक लोन मिले और वो साहूकारों के चंगुल में ना फंसे। इस दृष्टिकोण से 15 लाख करोड़ रुपए कृषि ऋण अभी 2020-21 के लिए व्यवस्था है। कृषि अवसंरचना का निर्माण करना भारतीय कृषि को प्रोग्रेसिव बनाने के दृष्टिकोण से बेहद जरूरी है। अच्छी भंडारण हो, कोल्ड स्टोरेज हो, निर्यात की सुविधाएं विकसित हो सके, इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत कृषि अवसंरचना कोष का निर्माण मोदी जी की सरकार ने किया है और 1 लाख करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। जो एफपीओ हैं उसमें 10,000 नए एफपीओ के गठन की बात कही गई है। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ आदरणीय वाजपेयी जी के समय में किया गया था 1998 में। उसके बाद से 8 करोड़ किसान भाइयों को इसमें शामिल किया जा चुका है और 2019 मोदी जी के नेतृत्व में देश में पहली बार मछली पालन करने वाले और पशुपालन करने वाले किसान भाइयों को भी केसीसी के दायरे में लाया गया है। एमएसपी की हम बात करें तो एमएसपी की थोड़ा सा हम एमएसपी की बात करें तो जो कृषि लागत है पूरे देश का जो एवरेज है उसमें 50% जोड़ करके एमएसपी लागू करने की बात अगर किसी सरकार ने निर्णय लिया है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, स्वामीनाथन कमेटी जी की रिपोर्ट बहुत पहले से थी, लेकिन मोदी जी ने वो साहस दिखाया और किसान भाइयों के निर्णय लिया कि जो लागत है उससे 50% अधिक करते हुए उन्होंने एमएसपी को निर्धारित किया है। तो इस तरह से मोदी जी की सरकार ने बहुत क्रांतिकारी कदम किसान भाइयों के लिए लिए हैं और मोदी जी का सपना है कि देश में 21वीं सदी के भारत बनाने के लिए किसान भाइयों को हमको एक प्रोग्रेसिव एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग की ओर ले जाना पड़ेगा और उस दिशा में मोदी जी ने बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए हैं। यह बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी की जो भूपेश बघेल जी की छत्तीसगढ़ में सरकार है यह पूरी तरह से दोगली सरकार है, झूठी सरकार है, झूठ का पुलिंदा लोगों के बीच में फेंकी है। आप सब जानते हैं आज खेती और धान खरीदी के संदर्भ में मेरे से ज़्यादा आप लोग जान रहे हैं, आप सब लोग भी ग्राउंड में घूमते हैं। आज बारदाने की समस्या किस तरह से तेजी से उभर रही है सारे खरीदी केंद्रों में आप जानते हैं। आज यह मैं बताना चाहूँगा कि भाजपा के समय में कभी भी 15 नवंबर से अधिक लेट धान खरीदी में नहीं किया गया था, लेकिन 1 दिसंबर से धान खरीदी को चालू कर रही भूपेश बघेल जी की सरकार। उसके कारण से 1 दिसंबर से चालू करने के कारण से आप गांव के खेतों में देखते हैं कि फसल तैयार हो जाता है, उसके बाद भी किसान भाई उसको काटने की हिम्मत नहीं कर पाता। जबकि भारतीय जनता पार्टी के समय सीधा हार्वेस्टर थ्रेसर लेकर हम किसान भाई, हम लोग भी खेती करते हैं, गाँव में जाते थे और पूरा खेत में धान चला
हार्वेस्टर चला करके उस धान को सीधा समिति में ले जाते थे। जो खलिहान या कोठार जो बोलते हैं गांव में, उसकी जरूरत नहीं रह गई थी भारतीय जनता पार्टी के समय। लेकिन आज आप देखिए कि आज ही जैसे बदली हुआ है, कल रात में टिप्पा टापी बूंदाबांदी चालू हो गया। किसान परेशान है क्योंकि बाद में जब बारिश होता है तो उसका फसल नष्ट हो जाता है। अगर वो लू के ले आया है, लीज के ले आया है, तो खलिहान में कोठार में रखा है तो उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या वहाँ जोगवारी करना पड़ रहा है, पानी गिर जा रहा है तो भीग जा रहा है। इस तरह से स्थिति निर्मित हो गई। और रकबा काटने के मामले में इस सरकार ने जो अब किसान भाइयों के प्रति अमानवीय और संवेदनहीन निर्णय लिया है, उसको कभी भी छत्तीसगढ़ की जनता माफ नहीं करेगी। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो किसान भाई हैं, मान लीजिए मैं किसान हूं, हमारा भी गांव में खेती है, तो मेरा जो खेती है उसके बदले में भूमि का लगान देते हैं। तो जब भूमि का लगान देते हैं तो खेत के मेड़ के रकबा को काट के लगान नहीं देते। जब सिंचाई टैक्स हम देते हैं बतौर किसान, हम लोग खेती करते हैं, तो सिंचाई टैक्स जब देते हैं तो खेत के मेड़ के रकबा को काट के सिंचाई टैक्स नहीं देते। जब सरकार को लगान देने की बात हो या सिंचाई टैक्स देने की बात हो, ये सब किसान भाई मेड़ का भी जब देते हैं तो मेड़ के रकबा को किस अमानवीयता के साथ भूपेश बघेल जी की सरकार काट रही है, इसका जवाब हमारे छत्तीसगढ़िया किसान भाइयों को, भूपेश बघेल जी को, उमेश पटेल जी को, सारे मंत्रिमंडल को देना चाहिए। इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दूसरी चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी घर बनाता है, नया रायपुर में मुख्यमंत्री जी का बड़ा आलीशान घर बन रहा है, आप लोग भी जाइएगा देखिएगा। तो जो घर बना रहे हैं मुख्यमंत्री जी, अपना निवास बना रहे हैं, वो मुख्यमंत्री निवास का बिना दीवार के बन जाए। अगर मुख्यमंत्री निवास बिना दीवार के नहीं बन सकता तो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों का खेत भी बिना मेड़ के नहीं बन सकता। इस बात को आपके माध्यम से हम सरकार को पहुंचाना चाहते हैं। इस तरह के अमानवीय निर्णय ले रहे हैं, ये भ्रष्टाचार के अलावा इनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए कि पूरे प्रदेश में धान खरीदी की व्यवस्था को पूरी तरह चौपट करके रखे हैं और पूरे प्रदेश में धान सड़ रहा है। रायगढ़ जिले के भी कई मंडियों में धान का निराकरण नहीं हो पा रहा है। इस तरह से अमानवीय स्थिति पूरे प्रदेश में निर्मित करके रखे हैं। ये दोनों बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये जो पीसीसी है छत्तीसगढ़ की, इस पीसीसी के लिए मैं कहना चाहता हूं ये पार्टी पॉलिटिक्स कांग्रेस कमेटी बन गई है। इनको किसान भाइयों के साथ धोखा करना है और उल्टी बातों का आरोप लगाना है। एक और महत्वपूर्ण मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी और केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, उस समय 24 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्र सरकार FCI के माध्यम से लेती थी। लेकिन इस साल के लिए यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद भी मोदी जी की सरकार ने FCI के माध्यम से चावल लेने की जो लिमिट तय की है वो 40 लाख मीट्रिक टन की। ये लोग भेदभाव का अनावश्यक आरोप लगाते हैं। 24 लाख मीट्रिक टन बीजेपी की जब सरकार थी तब मोदी जी की सरकार लेती थी। आज बिना भेदभाव के उस चावल के कोटा को 40 लाख मीट्रिक टन मोदी जी की सरकार ने किया है। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मांग करना चाहता हूं कि जब 40 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्र ले रहे हैं और आपके धान खरीदी में इतना बड़ा सपोर्ट केंद्र से जब मिल रहा है, तो 15 क्विंटल जो आप ले रहे हैं उसको तत्काल 25 क्विंटल लेने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को करनी चाहिए। यह भी मैं निवेदन आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। जी, आप लोगों के कुछ प्रश्न